Hello students, today we are going to start our next topic in the sound chapter. That will be the how the sound propagates in the air and why the sound will not propagate besides the air. Okay, why the sound will not travel into the vacuum. So what was the reason behind it? We will see in this lecture. Okay, but last lecture we have seen about the propagation of sound. We have seen the compression and rarefaction of the sound wave. ओके जनरली जो वेव क्रिएट होती है साउंड की उसके अंदर दो टाइप्स की जो होते हैं वो प्रोसेसेस होती है मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस के अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो वेव हम लोगों ने पिछली बार क्रिएट किया था कि दो टाइप्स के फिनोमेना अकर्ड होते हैं जब भी वो एयर के पार्टिकल्स को अगर वाइब्रेशन अंदर की ओर जाता है तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वो अंदर की साइड्स में जाते हैं यहाँ पर। तो उसकी वजह से जो है लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, फिर बाहर आता है तो यहाँ पर से हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, जबकि यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो। तो उस तरह से पूरी वेव्स जो है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली इस तरह से। ओके, तो जब भी रेयर फ्रैक्शन होगा तो नेगेटिव साइकिल जनरेट होगा और कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव साइकिल जनरेट होगा। क्योंकि अब बात करते हैं हम लोग उसकी जो साथ ही साथ में जो दो चार क्वांटिटीज़ है उसके बारे में। तो ये जो पूरी वेव क्रिएट हुई उसमें अगर मैं यहाँ पॉजिटिव साइकिल से यहाँ पर मैं एक दूसरी वेव क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। हम लोग ताकि क्या है कि हम लोग ड्रॉ करें तो आपको समझ में आए, आप भी ड्रॉ करते हैं सीख जाओ। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कि ये मेरी साइकिल है, मतलब वो वाली साइकिल ही जो आप लोग बचपन में चलाते थे। हाँ, वो वाली साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वरना सोचोगे सर की साइकिल है। हम लोग जो साउंड की वेव की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लो कि यहाँ पर जो है वो मेरी वेव है, वो यानी कि साइकिल, ये वेव क्रिएट कर दी मैंने। ओके, एक ही वेव क्रिएट किया है मैंने। सो इट इज अ वन साइकिल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन साइकिल बोलेंगे। ओके, अब इसके अंदर जो दूसरी दो चार चीजें हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर। सो पॉजिटिव साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से खत्म होगी। एक पूरा साइकिल जो खत्म हुआ, अगर मैं उसकी लेंथ को मेजर करूँ यहाँ पर, यहाँ तक की लेंथ अगर मैं मेजर करूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा वेव लेंथ। क्योंकि ये पूरी वेव की लेंथ है, इसकी वजह से मैं इसको क्या कह सकता हूँ, वेव लेंथ। और वेव लेंथ को मैं डिनोट कैसे करूँगा, वेव लेंथ को मैं डिनोट कर सकता हूँ लैम्बडा से। ये जो है वो ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है लैम्बडा। ओके, इसको बोला जाएगा लैम्बडा। ओके, ये हंसना मत कोई भी, वह घर पे बैठे बैठे हंस रहे होंगे ना, मेरे को जरा भी पसंद नहीं आएगा कि ये सर क्या बोल रहे हो। ये ग्रीक लेटर है, जैसे हम लोगों की एबीसीडी होती है उसी तरह से ग्रीक की पूरी एबीसीडी है, जिसके अंदर अल्फा बीटा गामा ये सारी चीज़ें जो है, थीटा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जो है एबीसीडी है। तो इसी तरह से वेव लेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्बडा से। लैम्बडा यानी कि उल्टा वाई, हम लोग जिसे वाई करते हैं ना, उसी तरह से मैं अगर उल्टा वाई क्रिएट करूँ तो वो मेरा हो जाएगा वेव लेंथ। उसके बाद एक जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो मेरी साइकिल है वो पॉजिटिव में जो मैक्सिमम पिक पे पहुंची और नेगेटिव में जो मैक्सिमम पिक के अंदर पहुंची, उसको मैं क्या कहूँगा, यहाँ से ओरिजिन से अगर इसको कंसिडर करूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा एम्पलीट्यूड। क्या कहूँगा, एम्पलीट्यूड। The maximum wavelength that the maximum cycle of wave that created by our wave is it is called as the amplitude. नेगेटिव पे भी एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होगा ही, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड जो है वो सेम ही होगा, पर ये डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। अब पूरी की पूरी साइकिल को खत्म होने के लिए जितना टाइम लगा है, पूरी की पूरी साइकिल को खत्म होने के लिए जितना टाइम लगा है, टाइम, ओके, उस टाइम को कहेंगे टाइम पीरियड। जैसे हम लोगों के क्लास में होते हैं पीरियड्स, वैसे ही इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे हम लोग टी के साथ साथ।
अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो फ्रीक्वेंसी। 8th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी एक डेफिनेशन आ गई है, पर फिर भी उसी डेफिनेशन को दोबारा से हम लोग रिक्रिएट करते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस per second is called as frequency। यानी कि एक सेकंड के अंदर ऐसी जितनी भी साइकिल पास आउट हो जाए, ऐसी जितनी भी साइकिल चाहे जितनी भी हो, ओके, उसको मैं क्या कहूँगा, फ्रीक्वेंसी कहूँगा। एक साइकिल को दूसरा क्या कहा जाता है, ऑसिलेशन भी कहा जाता है। ओके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एंड द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। सबसे पहला फोटोग्राफ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा था वो कौन सा फोटोग्राफ था, वो था हर्ट्स भाई साहब का फोटोग्राफ, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे HZ। ओके, तो ये 4-5 जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई ताकि आप लोगों को आगे अगर इससे वर्ड्स आए तो आप लोगों को दिमाग में ऐसा क्वेश्चन ना हो कि सर ये क्या है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो कई बार ऑसिलेशन वर्ड सुनोगे, कई बार एम्पलीट्यूड सुनोगे, कई बार वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऐसा वर्ड सुनोगे, तो आपको दिमाग में सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि वेव होती है, वो वेव की लेंथ होती है, उसको वेवलेंथ बोला जाता है। वेव को खत्म होने के लिए टाइम लगता है, वो टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। अगर ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स अगर एक ही सेकंड में पास हो जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगर मैक्सिमम पिकअप पॉइंट के ऊपर वेव को कंसीडर करें तो उस डिस्टेंस को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ओके, अब जो है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो ये एक बेल जार का एक्सपेरिमेंट है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक बेल जार को किसी बोतल के अंदर रख देते और वो बोतल के अंदर से धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगते हैं, पहले बेल को स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर से वैक्यूम पंप से हम लोग एयर जो होती है वो खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे मैं वेव्स को वैक्यूम एयर को मैं खींचता जाऊंगा वो क्या क्रिएट करता जाएगा, वो अंदर ये बॉटल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करता जाएगा, और जैसे जैसे वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा वैसे वैसे क्या क्रिएट होता जाएगा, उसके अंदर का जो साउंड होगा वो साउंड जो है वो धीरे धीरे कंप्लीटली इवेक्यूएटेड हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ओके, so that is from this activity we can say that sound does not travel in the vacuum। sound needs a material, क्योंकि वैक्यूम के अंदर जो है ना वो एयर के पार्टिकल्स नहीं होते। क्योंकि हमको अभी अभी हमने देखा था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं या फिर दूर दूर होते हैं, तो वो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसफर करते रहते हैं। अगर वो पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे, एयर के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो फिर साउंड तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा ना। Okay, so sound needs a medium material, medium like solid, liquid or gas to travel and to be heard। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दी गई है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी अभी अभी। एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द वाइब्रेटिंग एयर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन। It will be denoted as the amplitude, and SI units for amplitude is m। Wavelength is the distance between the two successive compression or two successive rarefaction. It is called the wavelength. I have already told you about that. Its SI unit is also a same, that will be the meter. Time period is time taken by to complete the one cycle. It is called as the time period. Its SI unit will be the second, time considered in the second, so that is why its SI unit is called as the second. Frequency will be the number of oscillations per second. It is called as the frequency. You can say that whatever you want to say. I have given you the basic definition for the frequency. Here is the expanded version of the frequency. You can write both, you can write from the any one of the frequencies definition। मैंने जो लिखी है वो भी लिख सकते हो। You can also write from this definition, or you can write from your textbooks definition। Okay, कोई भी लिखोगे चलेगा। स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो स्टडी कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि स्पीड ऑफ द साउंड जनरली क्या है। तो रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स इन गिवन मीडियम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड। कोई भी रेट के ऊपर अगर साउंड ट्रैवल करता है तो वो मीडियम को क्या कहा जाता है, स्पीड ऑफ द साउंड कहा जाता है। ओके,
स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल्स। जनरली एयर के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड वाटर की होती है 1500 मीटर पर सेकेंड, और आयन के अंदर होती है 1530 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे जो है स्पीड जो हम लोगों को देखने को मिलती है वो है एयर के अंदर। ओके, the speed of the sound depends on the temperature of the medium. Speed of the sound in air at 0 degree Celsius is 332 meter per second, and at 20 degree Celsius it is 344 meter per second. The speed of the sound depends on the humidity of the air. Speed of the sound is in dry air is less but more in humid air. ये सारी चीज़ें हो गई स्पीड के बारे में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम लोगों को दो क्वांटिटीज में से आज एक क्वांटिटीज के ऊपर स्टडी करना है, जो कि है हमारा इको होगा या तो फिर क्या होगा, रिवर्बरेशन होगा। जैसे ही मैं यहाँ से साउंड को ट्रैवल करवाऊंगा, यहाँ से ये भाई साहब अगर कुछ बोलेंगे तो वो ट्रैवल होके, अच्छा यहाँ से वो वॉच जो है अलार्म क्लॉक, वो जैसे ही क्या होगा, एक्टिव होगा, तो वो साउंड की वेव जो है वो यहाँ मेरे को सुनाई देगी। मैंने यहाँ से पाइपलाइन रख दी है, तो वो पाइपलाइन के थ्रू जो है वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो मेरे को साउंड सुनाई देता है। ओके, रिवर्बरेशन क्या है? जनरली आप कई बार बड़े बड़े हॉल्स के अंदर या ऑडिटोरियम के अंदर चले जाते हो और वहां पर आप जाके चिल्लाते हो या तो आवाज़ करते हो, तो वो आवाज़ जो होती है वो वहां पर गूंज उठती है। तो गूंज उठने की वजह, रीज़न क्या है? जब गूंज उठती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। Sound created in the big hole will persist by the repeated reflection from the walls until it is reduced by a value where it is no longer audible. यानी कि या तो फिर हम लोगों को डिस्टेंस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, कई बार हम लोग बड़े बड़े हॉल्स में या ऑडिटोरियम के अंदर बैठे होंगे तो वहाँ पर जो है वो वैल्यू जो होगी वो हम लोगों की जो होगी ज़्यादा हो जाएगी, और इसी वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड्स का बहुत ज़्यादा टकराने लगेगा एक दूसरे से, और एक दूसरे को टकराने की वजह से वो क्रिएट करेगा रिवर्बरेशंस को। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो होगा किसका, एक सेकेंड, जो भाई रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा वो रिजल्ट्स करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। कई बार क्या होगा, ऑडिटोरियम में घूमने जाओगे, चिल्लाओगे या फिर थोड़ा सा जोर से बोल दोगे तो क्या होगा, आजू बाजू वाले जो होंगे वो आपकी ओर देखने लगेंगे, तो वो होगा, वो अनडिजायरेबल होगा, अच्छे से हमको जो है वो लगता नहीं है। ओके, to reduce the reverberation, the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent material like compressed fiberboard, rough plaster और draperies। ये सारी चीज़ें जो होगी उसकी वजह से हम लोग रिवर्बरेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो इको क्रिएट सॉरी ये जो रिवर्बरेशंस क्रिएट होते रहते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मतलब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को हम लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग जो है वो रिवर्बरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। So that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section. But before you asking me a doubt, I want to give you some homework. होमवर्क जो है क्वेश्चन 1 आपको लिखना है, ये वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। एक्सप्लेन all the characteristics of sound wave। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा आज के लिए, how sound needs a medium to travel through air। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, explain compression and rarefaction।
So we will meet in the next lecture. Till then, bye bye everyone and take care of yourself.